हेलो बच्चों, मानसरोवर विद्या विहार से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10 में जो चैप्टर नंबर 2 सांस्कृतिक विरासत के बारे में अच्छा सा पढ़ा था। उसमें आगे हम जो अलग अलग कारीगरी थी उसमें जरी कारीगरी मतलब जरी काम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसमें मैंने बताया था कि जरी काम में सबसे प्रख्यात है वो है हमारा सूरत, बराबर, जो प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, जिसमें सोने के तार लगे होते हैं, बराबर, कि सोने के तार से रूप में जरी बना करके उसका उपयोग किसमें होता है, कढ़ाई बुनाई कला द्वारा कीमती वस्त्रों को सजाने में होता है। और उसमें मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि सूरत उसमें जरी काम में बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें साड़ी गरचोला जैसे वस्त्र परिधान के लिए सूरत के कुशल कारीगरी जरी का किनारी लगाकर बेजोड़ काम करते हैं। चलो बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे धातु काम, बराबर। धातु विद्या की भारत की प्राचीन विद्या है। पाषाण युग के बाद धातु युग में धातु विद्या क्या हुई, विकसित हुई। पाषाण युग के बाद कौन से युग है, धातु युग, और उसमें धातु विद्या विकसित हुई बच्चों। लोथल के कारीगरी में धातु में हसिया बर्मा मतलब चित्र, घुमा वाली आरी आरा और सुई जैसे तांबे एवं कांसे के औजार बनाते थे, बराबर, कि उसका उपयोग कहाँ होता था, हसिया बनाने में, बर्मा मतलब जो छिद्रक होता है वो घुमाव वाली आरी आरा और सुई जैसे तांबे एवं कांसे के औजार में बनाते थे। इस तरह धातु में औजारों के उपरांत बर्तन मूर्तियाँ और पात्र बनाने में किए जाते थे। कौन से में, धातु में औजारों में उपरांत बर्तन मूर्तियाँ और पात्र में बनाए जाते थे। युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र भी किससे बनाए जाते थे बच्चों, धातु से बनाए जाते थे। सोना चांदी जैसी धातुओं का उपयोग गहने में होता था। तांबा पित्तल और कांसी जैसी धातुओं का उपयोग बर्तन और मूर्तियों बनाने में होता था। धातु का उपयोग कहाँ कहाँ होता था, बर्तन मूर्तियाँ बनाने के लिए, उसके जो पात्र होते वो बनाने के लिए, फिर हम युद्ध के लिए जो अस्त्र शस्त्र बनाते थे उसमें भी धातु का उपयोग होता था। सोना चांदी जैसे धातु में तांबा पित्तल कांसा जैसी धातु और मूर्तियाँ बनाने में होता था, जबकि लोहे का उपयोग औजार एवं हथियारें बनाने में होता था। तो हमने धातु काम में जो अलग अलग किस्में उसका उपयोग होता है उसके बारे में अच्छी सी जानकारी प्राप्त की। अब आगे काष्ठकला, ओके, काष्ठकला के बारे में हम शुरुआत करेंगे कि वो काष्ठकला किसके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ सर, लकड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें देखेंगे कि मानव जीवन का संबंध प्रारंभ से ही वृक्ष और जंगल के साथ जुड़ा हुआ है। शुरुआत में ईंधन के रूप में लकड़ी का क्या होता था, उपयोग होता था। अभी भी आप गाँव में देखोगे तो लकड़ी का उपयोग ईंधन में होता है। वो धीरे धीरे औजार भवनों मकानों के निर्माण में लकड़ी का उपयोग होने लगा। क्रमशः लकड़ी की मूर्तियाँ, बालकों के लिए खिलौने, गोखा मतलब ताक, खंबे, खिड़की दरवाजे, अटारी सिंहासन, कुर्सी जाली आदि बनाने के लिए काष्ठकला और नक्काशी का विकास होता रहा। गुजरात में जो संखेड़ा है वो फर्नीचर और लकड़ी का चूल्हा और तथा ईडर खिलौने के लिए क्या है बच्चों, प्रसिद्ध है। देखो काष्ठकला में आपको कैसे लिखना है कि मानव जीवन का प्रारंभ से जो संबंध है वो वृक्ष और जंगल के साथ जुड़ा हुआ है। और उसमें जो शुरुआत में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता था बच्चों, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। जो आगे बढ़ते हुए औजार भवन मकान निर्माण के लिए, और फिर उसकी मूर्तियाँ, बालकों को खिलौने, फिर खंबे खिड़की दरवाजे सिंहासन कुर्सी जाली और काष्ठकला के उपयोग होने लगा। और उसमें गुजरात का अभी भी संखेड़ा जो फर्नीचर के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और लकड़ी का चूल्हा झूला तथा ईडर जो खिलौने के लिए क्या है बच्चों, बहुत प्रसिद्ध है। अब देखेंगे जड़ाऊ काम। उसमें देखेंगे कि पैराग्राफ में आप देखो बच्चों, अलंकार और जड़ाऊ काम की कला भारत की एक प्राचीन कला है।
जिसमें भारत के राजा, सम्राट, अन्य शासक और उस समय के श्रीमंत वगैरह जिन स्वर्ण अलंकारों को धारण करते थे उसमें हीरा, मोती, माणिक आदि प्रमुख थे। इन कीमती कीमती रत्नों में गले का हार, बाजूबंद, कड़ा, मुकुट, माथ, बेदी, अंगूठी, नथनी ऐसे जड़कर पहनते थे बच्चों। बराबर। जड़ाऊ काम, जड़ाऊ काम में क्या एक भारत की कौन सी कला मानी जाती है बच्चों? प्राचीन कला है, जिसमें राजा, सम्राट, अन्य शासक और उस समय के श्रीमंत बराबर वगैरह जिन स्वर्ण कलाओं का धारण करते थे उसमें हीरा, मोती, माणिक और कीमती बाजूबंद, कड़ा, मुकुट, माणिक, अंगूठी, नथनी आदि में जड़कर पहनते थे और आज भी क्या करते हैं बच्चों? पहनते हैं। विशिष्ट निपुणता वाले कारीगर ऐसी जड़ाऊ कला में सिद्ध हस्त थे। राजस्थान का बीकानेर गहने का जड़ाऊ काम के लिए आज भी क्या है बच्चों? प्रसिद्ध है। अब देखेंगे अकीक काम। अकीक भारत की कई नदियों के घाटी प्रदेश से मिलने वाला एक कीमती पत्थर है। अकीक, अकीक मतलब एक प्रकार का पत्थर जो कहाँ पे मिलता है? घाटी प्रदेश में। बराबर। जो नदियों से घाटी प्रदेश से मिलने वाला कीमती पत्थर है, जिसमें अकीक, चकमक और अर्ध पारदर्शक सुंदर सुंदर लाल पत्थर मतलब उसको क्या बोलते हैं? कार्नेलियन मुख्य है। जो चकमक और अकीक कौन सा रंग का होगा? लाल पत्थर जो मुख्य है। विशेष करके सिलिका मिश्रित नीले या सफेद रंग मतलब उसको कैल्सिडोनिक के पत्थरों में अकीक कहते हैं। जो कैल्सिडोनिक पत्थर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अकीक कहते हैं। गुजरात में सूरत और राणपुर क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के अकीक पत्थर मिलते हैं। अकीक के पत्थरों का अलंकारों में जड़ाऊ काम के लिए क्या है? खंभात भेजा जाता है। बराबर। भिन्न भिन्न के आकार के जो पत्थर हमको कहाँ मिलते हैं? सूरत और राणपुर में। फिर उसको अलंकार बनाने के लिए उस पत्थर को और क्या कहाँ भेजा जाता है? खंभात भेजा जाता है। खंभात के कारीगर अकीक के पत्थरों से उसको तराश कर उन्हें विविध अलंकार में क्या करते हैं? जड़ाऊ योग्य बनाते हैं अथवा अकीक के पत्थरों को मिला या मणका क्या करते हैं? तैयार करते हैं बच्चों। तो अकीक काम के बारे में भी हमने अच्छी सी जानकारी प्राप्त करी। अब देखेंगे चित्रकला। जो आपको एक सुंदर सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो पद्म पानी अजंता में मिला हुआ है। अजंता एलोरा की गुफा कहाँ पे आई है बच्चों? हाँ सर, महाराष्ट्र में आई है। चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। विविध कलाओं में चित्रकला स्थान सर्वोपरि है। चित्रकला के रंग रेखा द्वारा कला एवं सौंदर्य के रसपान कराती है। इसमें प्रकृति के जड़ और चैतन्य स्वरूप को विविध भावों में क्या करते हैं? दर्शन कराने की क्षमता है। देखो, प्रकृति और जड़ चेतन स्वरूप में ओके विविध जो उसके भाव होते हैं और उसके भाव हमको कहाँ दर्शन करने को मिलते हैं? चित्रकला में मिलते हैं। लगभग अभी कितने साल पहले की बात है कि 5000 वर्ष प्राचीन हड़प्पीय संस्कृति के अवशेष में भारतीय चित्रकला के क्या मिले थे? प्रमाण मिले थे। यह पॉइंट आपको बच्चों याद रखना है कि आज से 5000 साल पहले सिंधु संस्कृति में बराबर भारतीय चित्रकला के प्रमाण मिले। पुरातत्व विभाग में उत्खनन के दौरान भारत की चित्रकला के नमूने मिलते रहते हैं। पाषाण युग और आदि मानव की गुफा जो हम पढ़ते थे ना कि मानव पहले कौन सा था? आदि मानव था। क्योंकि गुफा के चित्र, पशु पक्षियों के आलेखन हमको देखने को मिलते हैं। हड़प्पा के लोग मिट्टी और बर्तनों के ऊपर भौमितिक रेखांकन की आकृति और फूल जो पौधे बनाते हैं। अभी भी आप आदिवासी इलाके में जाओ तो वहाँ अलग अलग बर्तन में फूल और पौधे के बनाए हुए चित्र आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आगे उदाहरण दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश के हाथी, गेंडा, हिरन आदि चित्र के उल्लेखनीय है। अजंता इलोरा के चित्र भारतीय चित्रकला के क्या है? बेजोड़ उदाहरण है जो आपको कहाँ को देखने को मिलेंगे? महाराष्ट्र में दिखने को मिलेंगे। भारत में पारंपरिक रूप से मांगलिक प्रसंगों के स्वस्तिक, कलश, गणेश के चित्र बनाने के और कुछ क्षेत्रों में रंगोली बनाने की प्रथा भी बहुत पुरानी है। जो अभी आप दिवाली गए उसमें आपने अच्छे से देखा होगा बच्चों। ओके बच्चों, इसमें आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा पर आपको उसमें क्लियर समझना होगा कि कैसे कैसे प्रश्न पहले पूछे जाते हैं। देखो, आज हमने धातु कला, राष्ट्रकला, जड़ाऊ काम, अकिक काम
और चित्रकला के बारे में अच्छी सी जानकारी प्राप्त की। और अब आगे का देखेंगे भारत की ललित कला। बराबर, ललित कला के बारे में पढ़ेंगे। उसमें गायन, वादन, नर्तन और विविध पात्रों के वेशभूषा धारण करके किसी कथा या प्रसंग का अभिनय करना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। जो आपने रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों और अन्य भारतीय साहित्य के आधार पर मनोरंजन के साथ लोक संस्कार देने का कार्य काफ़ी समय से भारत में चलता रहा है, जिसका विशद अध्ययन रसमय है। और ये मैं आपको बताऊं कि अभी लॉकडाउन के समय में महाभारत और रामायण बहुत अच्छे से हमको देखने को मिला, और उनके पात्र भी बहुत रसपान करने योग्य थे, और हमको कुछ न कुछ उसमें सीखने को मिला। ये प्रकार की वो कौन सी कला मानी जाती है बच्चों? ललित कला मानी जाती है, जिसमें अलग अलग वेशभूषा धारण करके अभिनय करते हैं, जो हमारी बहुत प्राचीन संस्कृति मानी जाती है बच्चों। चलो उसमें हम देखते हैं संगीत कला। स्वर, ताल और लय की दृष्टि से भारतीय संगीत विश्व के अन्य देशों के संगीत से भिन्न है। दो कितने पॉइंट आए उसमें? तीन। हमारा स्वर, ताल और लय की दृष्टि से भारत की जो संगीत कला है वो विश्व से क्या है, एक अलग, एक भिन्न कला है, जिसमें चार वेद में सामवेद संगीत के संबंधित वेद माना जाता है। अगर आपको संगीत कला के बारे में लिखना है तो क्या लिखने का कि भारतीय जो संगीत कला है वो विश्व से अलग है, और उसमें भी स्वर, ताल, लय का समावेश होता है। और और हमारे चार वेद में से जो साम वेद है वो संगीत संबंधी वेद माना जाता है। साम वेद की ऋचाओं में संगीत के साथ तालबद्ध ढंग से गाना होता है। संगीत गायन और वादन दोनों का उपयोग होता है, जिसमें आपने बहुत बार सुना होगा बच्चों, सा रे ग म प धनी। हाँ सर, ये तो बहुत अच्छे से याद है। ये मुख्य संगीत की क्या है? सात स्वर है। अपने संगीत के मुख्य स्वरूप में शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दो भाग में बांट सकते हैं। कौन से संगीत में बांट सकते हैं? दो संगीत में बांट सकते हैं, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। संगीत के कितने राग हैं? 5 राग हैं। चलो उसके बारे में देखते हैं। श्री, दीपक, इंडोल, मेष, मेघ और भैरवी। कितने बच्चों संगीत के कितने राग हैं? 5 राग हैं। कौन से? श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी। इन पांचों राग भगवान शंकर के मुख से उत्पन्न हुए हैं। प्राचीन भारत में संगीत संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे गए, जिनमें संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात का परिचय हम निम्नानुसार करेंगे। आपको अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संगीत कला के बारे में समझाइए, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाए बच्चों, तो आपको क्या लिखना है कि उसमें स्वर, ताल, लय का समावेश होता है। और दुनिया की जो संस्कृति है, जो संगीत कला है, उसमें भारत एक विशिष्टता और स्थान है। उसमें सामवेद संगीत कला में बहुत प्राचीन वेद माना जाता है, जिसमें ऋचाओं के साथ संगीत के तालबद्ध ढंग से गाना होता है, और गायन और वादन दोनों का उसमें समावेश होता है। और संगीत के मुख्य 7 स्वर हैं, जो हमें आपको अच्छे से याद होंगे। और उसमें संगीत को कितने रूप में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत। संगीत के राग कितने हैं बच्चों? 5 राग हैं। फिर से हम दोहराते हैं, स्त्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी। इन पांचों राग किसके मुख से निकले हुए हैं? भगवान शंकर के मुख से निकले हुए हैं। और हमारे बहुत प्राचीन ग्रंथ भी है बच्चों, जो हमको 3 ग्रंथ के नाम याद रखने हैं। संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात, जो निम्नानुसार हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं बच्चों। साइड में आप बाजू में देखोगे तो एक आपको एक चित्र दिया हुआ है, जो रुद्र वीणा, और ये दिख आपको न्यूज़ में या कोई भी आपको ऐसी चैनल में बहुत बार आपने देखा होगा। चलो उसमें हम देखेंगे कि अलग चित्र में देखो तो सितार किसको बोलते हैं, तानपुरा किसे कहते हैं, सारंगी, ये अलग अलग आपको चित्र में दिखाया हुआ है। चलो उसमें हम देखेंगे संगीत मकरंद। संगीत शास्त्र के जानकर पंडित नारद ने ईस्वी सन 900
के आसपास सक्रिय संगीत मकरंद नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 19 प्रकार की वीणा और 101 प्रकार के ताल और वर्णन किया गया है। पहले क्या है बच्चों, संगीत मकरंद, जिसका निर्माण किसने किया है, पंडित नारद ने। इस कब किया था, ईस्वी सन 900 के आसपास, बराबर। संगीत मकरंद नामक ग्रंथ लिखा, उसमें 19 प्रकार की क्या है, वीणा और 101 प्रकार के ताल का वर्णन किया गया है बच्चों। अब दूसरे देखेंगे संगीत रत्नाकर। संगीत के संगीत शास्त्र के ज्ञाता पंडित सारंगदेव ने इस ग्रंथ की रचना की थी, जो कहाँ पे रहते थे, दौलताबाद मतलब देवगिरी में रहते थे। अगर आपको पूछा जाए संगीत रत्नाकर किसका ग्रंथ है, पंडित सारंगदेव का है। इसलिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत में संगीत से परिचय थे। वो उत्तर भारत के संगीत और दक्षिण भारत के संगीत से क्या थे, परिचित थे। पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे ने संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ प्रमाणभूत ग्रंथ माना। संगीत के अंगों को समझने के लिए ये ग्रंथ अद्वितीय माना जाता है। देखो बच्चों, संगीत रत्नाकर जो किसने लिखा था, पंडित सारंग देव ने, और वो कहाँ रहते थे, दौलताबाद में रहते थे। उन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संगीत की से क्या थे, परिचित थे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीतों में सर्वश्रेष्ठ प्रमाणभूत ग्रंथ माना, और वो एक समझने के लिए अद्वितीय माना जाता है। अब देखेंगे हम संगीत पारिजात, जो किसने लिखा है, पंडित अहोबल, ईस्वी 1965 में उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लिए इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने विविध रागों का महत्वपूर्ण लक्षण बताया कि सभी राग एक दूसरे से क्या है, अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व और विशिष्टता रखते हैं। उन्होंने कितने स्वरों को बताया, प्रकार बताए हैं, 19 प्रकार के स्वरों को बताया था। किसने, पंडित अहोबल ने। किसकी रचना की थी, संगीत पारिजात की। देखो आगे देखते हैं पैराग्राफ में कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन अमीर खुसरो संगीत और शायरी के क्षेत्र में अनेक योगदान के कारण तूतीय हिंद के स्वरूप में प्रसिद्ध थे। कौन थे, अमीर खुसरो, जो किसके समकालीन थे, अलाउद्दीन खिलजी के। 15वीं और 16वीं सदी में भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। उस समय सूरदास, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीरा, नरसिंह मेहता के भजनों और कीर्तनों से देशभक्तिमय वातावरण बन गया। 15वीं सदी में स्वामी हरिदास के शिष्य कौन, बेजू बावरा, जो आपने सुना होगा, और तानसेन जैसे जैसे उस समय के अपने गुजरात की संगीत की जोड़ी ताना और रीरी नामक कन्याएं खूब प्रसिद्ध थी। मैं आपको और ज़्यादा इसमें जानकारी दूँ कि ताना रीरी जो नरसिंह मेहता के काल से थे, मतलब उस नरसिंह मेहता के बहुत प्राचीन नगर कौन सा माना जाता है, वडनगर। हाँ बच्चों, कि जो हमारे नरसिंह मेहता थे वो वडनगर के थे, और अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, उनका जन्म भी वडनगर में हुआ है। ओके, तो ताना रीरी नामक कन्या खूब प्रसिद्ध थी, बराबर। अब मैं फिर से हम उसको दोहराएंगे। संगीत मकरंद किसने लिखा है, पंडित नारद ने। संगीत रत्नाकर किसने लिखा है बच्चों, पंडित सारंग देव। और संगीत पारिजात किसने लिखा है, पंडित अहोबल ने। आपने आज अच्छी सी जानकारी प्राप्त की होगी और हमको खूब अच्छे से सीखने को मिला होगा। तो आपको अपनी नोटबुक में इसके बारे में जितनी जानकारी प्राप्त हुई हो वो लिखोगे, और नहीं समझ में आ रहा तो बार बार इस वीडियो को देखिए, सुनिए और अपनी नोटबुक में लिखिए, जिससे आपको अच्छे से याद हो। अगर क्वेश्चन के आंसर हमको अच्छे से आने चाहिए बच्चों। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।